हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है भोली। तो ये भोली हमारा एक हिंदी का शब्द है और इसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं। जैसे हम किसी फुलिश यानी कि वो कोई बेवकूफ़ी की हरकत कर रहा है या कोई नादान इनोसेंट बच्चा है तो हम बोलते हैं उसको कि ये भोला है, भोली है, इस तरह से। तो इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में आपको एक बच्ची जिसका नाम है भोली, उसकी कहानी बताई गई है कि अपने बचपन से भोली को घर में सब नेग्लेक्ट करते थे, यानी उसे सब अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। उसकी इच्छाओं का ख्याल कोई नहीं रखता था। Why did her teacher take special interest in her? हम देखेंगे कि उसकी टीचर ने उस पर एक स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दिखवाया। तो देखेंगे हम कि किस तरह से भोली की टीचर उस पर एक स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती है। यानी भोली को कभी तक कंसिडरेशन, इतना प्यार अपनी फैमिली में नहीं मिला जितना कंसिडरेशन उसको स्कूल में अपनी मैडम से मिलता है। तो क्या भोली उन सभी उम्मीदों को पूरा कर पाती है जो उसकी टीचर एक्सपेक्ट करती होती है? उसकी टीचर चाहती है जैसा, क्या भोली वैसा बन पाती है? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन आएगी आखिर में कि जिस तरह से एक आर्टिस्ट, एक पेंटर अपनी पेंटिंग को तैयार करता है, तो उसे तैयार करने के बाद एक आर्टिस्ट चाहता है जैसे उसकी पेंटिंग बने, उसकी जब पेंटिंग वैसी बिल्कुल बन जाती है तो जिस तरह से उसे देखता है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। उस सेटिस्फेक्शन की, उस खुशी की कोई सीमा नहीं है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बनाना चाहते हैं, अगर आप वैसा ही बने और अपने पेरेंट्स या टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, तो आपका मतलब बिल्कुल जैसे एक टीचर अपने मास जैसे कोई एक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग को देखता है जो कि बहुत शानदार तैयार हुई होती है, तो उसी तरह से आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स को एक प्राउड फीलिंग आप पर होती है और आप भी उनके लिए उसी पेंटिंग की तरह हो, उस मास्टरपीस की तरह हो जो बहुत मुश्किलों, बहुत मशक्क़त के बाद बन के तैयार हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है, हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। यहाँ पर भोली का असली नाम बताया गया है। भोली का असली नाम था सुलेखा। भोली शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में द सिंपलेटन। सिंपलेटन यानी कि द फुलिश। तो सिंपलेटन के आगे मीनिंग लिखना है द फुलिश। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ मीनिंग क्योंकि तो स्पेस नहीं है, यहाँ लिख सकते हो आप द फुलिश। तो यहाँ पे दी फुलिश यानी बेवकूफ़, नादान, इनोसेंट, इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? भोला, भोली कहते हैं। तो वही यहाँ पर मतलब है द सिंपलिटन, दैट इज़ द फुलिश। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब यहाँ पे नंबरदार रामलाल ये भोली के पापा हैं, पिताजी हैं। तो अब ये जो भोली है ये चौथी बेटी है नंबरदार रामलाल की। यानी इनकी पहले तीन बेटियां हुई, फिर ये चौथी बेटी है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे केवल चार बेटियां ही नहीं है बल्कि ये सात बच्चे हैं। सात बच्चों में से तीन इनके बेटे हैं और चार बेटियां हैं। तो सात बच्चे हैं दरअसल, 7 चिल्ड्रन या 7 किड्स। और इसमें से तीन भाई हैं, सन्स हैं इनके, नंबरदार रामलाल के, और चार डॉटर्स। ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ।
When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps had damaged some part of her brain. कॉट क्या होता है? कॉट होता है क्या कहते हैं हम ये घा घा तो कॉट क्या होता है? मैं आपको बता ही रही थी कि पलंग या फिर चार पाए जिसके होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। तो कॉट तो आप लोगों ने देखी ही होगी, अगर आप कभी विलेज एरिया या रूरल एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा कि चारपाई बिछा कर के लोग उस पर बैठे रहते हैं, तो उसे कॉट कहते हैं। तो वो जो कॉट था वो गिर गया था। किसके ऊपर गिर गया था? ये भोली के ऊपर गिर गया था, जिसका नाम सुलेखा था, ठीक है। तो जब ये भोली के ऊपर गिरा तो उसके सर पर चोट आई और इससे उसके सर का एक हिस्सा जो था, एक या कुछ हिस्सा जो था, वो डैमेज हो गया। तो कॉट गिरने से क्या हुआ कि उसके सर का कुछ हिस्सा, ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो सर पे चोट लगने से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि why was सुलेखा named भोली? सुलेखा का नाम भोली क्यों रख दिया गया था? तो आंसर यहीं पर आया है आपका कि जब वो 10 महीनों की थी तो उनके सर पे चारपाई गिर गई थी, जिससे उनके सर पे चोट आई थी और दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, और तभी से उसे एक बैकवर्ड चाइल्ड माना गया और उसे भोली कहा गया। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the black pock marks. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनके साथ कितनी ट्रेजेडीज हुई थी, भोली के साथ सुलेखा जिनका नाम रहा है, तो कैसे कैसे उनके साथ ट्रेजेडीज हुई थी। तो पहले उनके घर, उनके सर पे अ, ये पालना कह लो या चारपाई कह लो, पलंग कह लो, ये गिरा, कॉट गिरा। फिर उसके बाद इनको स्मॉल पॉक्स हुआ। तो जब ये 2 साल की थी, अभी जो हमने इंसिडेंट देखा था ये 10 महीने की थी तब हुआ, अब यहाँ पे जब ये 2 साल की हो जाती है तो उनको क्या होता है? स्मॉल पॉक्स हो जाता है। एक डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स में क्या है, आपकी पूरी बॉडी पर दाने से निकल आते हैं। तो केवल उनकी आइज़ ही बची थी और पूरी बॉडी पर उनके जो थे पॉक मार्क्स हो गए थे, जो कि काले रंग के थे, ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे। और इससे क्या हुआ, उनकी जो एंटायर बॉडी है वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड यानी कि अगली, बिकेम अगली। डिसफिगर्ड का मतलब होता है अगली, खराब हो जाना, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। पहले कॉट गिरा, फिर स्मॉल पॉक्स हुआ, फिर ये बोल नहीं सकती थी। ये एक और परेशानी थी कि ये 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं जानती थी। इतने सारे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हुए, एक्सीडेंट्स बेसिकली उनकी लाइफ में हुए, इतने सारे ट्रेजेडीज उनकी लाइफ में हुई कि वो ग्रो नहीं कर पा रही थी अपने आप को मेंटली, और मेंटली फिजिकली शी वॉज ग्रोइंग। वो बड़ी हो रही थी, उनकी हाइट बढ़ रही थी, लेकिन हो कह रहा था कि वो दिमाग से बचकानी हरकतें करने लग गई थी और 5 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं सकती थी। तो वो मेंटली इमेच्योर थी बिल्कुल, और सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 साल के बाद जब उसने बोलना शुरू किया, सो शी स्टैमर्ड, ठीक है। स्टैमर्ड यानी कि हकला हकला के बोलना, यानी आपको कोई शब्द बोलना है तो आप उस शब्द को बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी फील करो तो उसे कहते हैं स्टैमरिंग। तो ये आपका वर्ड है स्टैमरिंग। स्टैमर्ड।
The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो बच्ची थी तो सब उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वो स्टैमर करती थी और उसकी एक्टिंग करते थे। जैसे उसने कोई शब्द बोला अटक अटक के, तो लोग उसी तरह से बोलने की कोशिश करते थे, उसका मजाक बनाते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और उनको इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका था कि उन्हें ये पता लग गया था कि ये मेरी कमियां हैं, और इस वजह से वो उन कमियों को छुपाती थी। तो उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था, यानी कि बहुत कम बात करती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रामलाल के कितने बच्चे थे? मार्कर बदल लेते हैं, कोई नया मार्कर लेते हैं, चलिए। एक सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो रामलाल है उनके 7 बच्चे थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी लड़की थी भोली। इट वॉज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। और अब भोली की जो फैमिली थी, यानी भोली के जो माता पिता थे, ये कोई गरीब नहीं थे। इसके पापा जो थे वो एक प्रॉस्परस फार्मर थे, और ये उनका घर था जहाँ पे भोली पैदा हुई थी। ठीक है। तो भोली के जो पिता है वो एक प्रॉस्परस फार्मर है, और ऐसे बड़े घर में भोली पैदा हुई थी। खाने पीने का प्लेंटी था, कोई कमी नहीं थी। सो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी इसके यहाँ, है ना। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने को सब कुछ था, जो चाहो वो था। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और सभी जो बच्चे थे वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि वो किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं रखते थे, बिल्कुल सही थे। तो उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं थी। दे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। The sons had been sent to the city in study to study in schools and later the colleges. अब बेटों को पढ़ाया जा रहा था, जितने सारे इनके बेटे थे उनको पढ़ाया जा रहा था। अब चूंकि ये लोग गांव में रहते थे, गांव में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, लेकिन इसके पापा के पास पैसों की कमी नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को शहर में डाल देते हैं पढ़ने के लिए। बट ओनली द सन्स हैड बीन सेंट टू स्टडी इन द सिटी। तो जो पढ़ाई की जा रही थी इन बच्चों की, इनके बेटों की, वो सिटी में चल रही थी। तो स्कूलिंग और फिर कॉलेजेस, दोनों ही चीज़ें जो इनके बेटों की हुई वो सिटी में हुई। तो इनके जो बेटे थे उनको स्कूलिंग एंड कॉलेज इनको स्कूलिंग और इनका कॉलेज जो है वो सिटी से हुआ। ठीक है। ऑफ द डॉटर्स, अब एक बार अपन अच्छा सा हाइलाइटर चूज कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा हाइलाइटर आपको अच्छा लगा। कलर 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 कलर। यस, इज दिस गुड? देखते हैं ये वाला। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी चारों बेटियों के बारे में बताया जा रहा है। इनके बेटों के बारे में आपको बता दिया कि इनका जो स्कूलिंग एंड कॉलेज है वो सिटी से हुआ, लेकिन इनकी बेटियों का, तो of the daughters, Radha, the eldest, had been settled, and when that was done, Ramnal। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं अपन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट द डॉटर्स? सो किस तरह से इन्होंने अपने जो डॉटर्स थी उनको बड़ा किया। सो राधा द एल्डेस्ट हैड बीन सेटल्ड, एंड when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. अब यहाँ पे सबसे पहले आती है राधा। राधा कौन थी? राधा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। चारों बेटियों के नाम, इनकी चारों डॉटर्स के नाम एक बार हम लिखते हैं यहाँ।
तो सबसे पहले आती है राधा, फिर मंगला, फिर चंपा एंड एट द एंड भोली। अब बता देते हैं आपको एक बार हुआ क्या है कि सबसे पहले राधा की मैरिज हुई। राधा की मैरिज होने के बाद मांगला की जो मैरिज है उसको सेट किया गया, यानी कि मांगला की जो शादी है उसको सेट किया गया, यानी कि इनकी जो मैरिज है अभी वो हुई नहीं थी बट इट वाज फिक्स्ड। चांपा, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि राधा और मंगला की शादी हो जाने के बाद, अभी मंगला की हुई नहीं थी तो उसके बाद आफ्टर द मैरिज ऑफ मंगला his mother father are going to decide about चंपा। वो चंपा की मैरिज को फिक्स करेंगे और उसके बाद भोली आती है। अभी हम देखेंगे कि भोली के लिए इसके पेरेंट्स का क्या कहना था कि इसकी मैरिज कैसे होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है राधा। एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं राधा। ओके, अब रीड कर लिया है अपन ने, मतलब देख लिया, अब रीड कर लेते हैं। राधा द एल्डेस्ट had had already been married, तो राधा की मैरिज हो चुकी थी। The second daughter Mangla's marriage has also been fixed, इसकी शादी पक्की हो गई थी। And when that was done, जब ये सब कुछ हो गया, रामलाल would think of the third daughter चंपा। तो अभी जो राधा है और राधा की मैरिज तो हो चुकी है, मांगला की मैरिज फिक्स हो चुकी है और इन दोनों के बाद जो है चंपा की बारी आएगी। उसकी मैरिज के लिए उसके पेरेंट्स जो है वो ब्राइड ग्रूम ढूंढेंगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये तीनों ही हेल्दी गर्ल्स थी, गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स, क्योंकि हमने देखा ही था क्योंकि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनके फादर एक प्रॉस्परस फार्मर थे, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से खाने पीने का भी कोई झंझट नहीं था, बहुत कुछ खाने पीने को था, तो बड़े हेल्दी थे ये लोग। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स, यानी इनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इनके पेरेंट्स की क्या सोच थी भोली के लिए। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो हमने देखा था कि गुड लुक इसलिए नहीं था, स्मॉल बॉक्स हो गया था, इंटेलिजेंस इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कॉट जब इसके ऊपर गिरा था तो उसका कुछ ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया था। तो गुड लुक्स नहीं है और ना ही इंटेलिजेंस है, तो इनकी फैमिली का कहना था कि इसकी मैरिज तो हो ही नहीं सकती है। दे वर वरीड अबाउट भोली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनके फादर, ये भोली हैं, ठीक है, ये भोली हैं। आप देख सकते हैं इनके फेस पे पॉक मार्क्स दिख रहे हैं, यानी दाने दिख रहे हैं। ये इनकी मदर हैं, भोली की मदर है, और मेरे हिसाब से ये चंपा है क्योंकि आखिर में वही बची थी इनके साथ, है ना। और दोनों की तो मैरिज हो ही गई थी, एक की फिक्स हो गई थी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, बेसिकली वो चंपा है, ठीक है, दिस इज चंपा। ये भोली है। और मैं बता रही थी ना कॉट, इसे कॉट कहते हैं, दिस इज द कॉट, चारपाई, है ना। इसको मेरे हिसाब से कुछ घाट काट कुछ ऐसे भी कहते हैं, बट मुझे वो दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड। और ये है नंबरदार रामलाल, और ये है नंबरदार रामलाल की वाइफ और भोली की मदर, ठीक है। आगे देखते हैं। Now Bholi was 7 years old when Mangla was married. अब क्या हुआ, राधा की मैरिज पहले हो चुकी थी, लेकिन जब मांगला की शादी हुई, मांगला की मैरिज सेटल हुई, रिश्ता पक्का हुआ, उसके बाद उसकी मैरिज हुई। तो जब मांगला की शादी हुई थी तो उस समय भोली केवल 7 साल की थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. अब यहाँ पर आपका जो कहानी है वो एक ट्विस्ट एंड टर्न लेगी जब ये स्कूल खुलेगा। अभी तक इनकी कोई भी बेटी पढ़ी हुई नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं गई है, और हम देखेंगे यहाँ पर कि लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली इफ गर्ल्स आर सेंट टू स्कूल तो उनका फ्यूचर बेकार हो जाएगा, ऐसा इनका मदर कहती हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। तो जो भी कहो, ये ट्विस्ट था गुड के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ भोली। ऑल दो भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया था, भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया था क्योंकि जो भोली है वो इंटेलिजेंट नहीं थी, गुड लुकिंग नहीं थी, तो इस वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था कि इसको भेज दो, वैसे भी इसकी मैरिज तो होनी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी और बाकी की जो 3 बेटियाँ उनमें से 2 की तो मैरिज हो गई थी, बची चंपा, उसको भी नहीं भेजा स्कूल क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली चंपा बहुत ब्यूटीफुल है, हेल्दी है, इसलिए उसकी तो बहुत अच्छी मैरिज होगी, अगर उसको पढ़ा दिया तो उसकी मैरिज नहीं होगी। तो फॉर बेसिकली अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा उसके पेरेंट्स के द्वारा, जब ये स्कूल खुल जाएगा उसके बाद, कि लेट्स सेंड भोली टू स्कूल, ये भोली की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, एंड दैट चेंज वुड बी अ चेंज फॉर द गुड। सो the same year a primary school for girls was opened in their village. The तहसीलदार साहिब came to perform a opening ceremony। अब सबसे पहले तो इसको आप हाईलाइट कर लो कि प्राइमरी स्कूल खुल गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहिब आए और उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी करी इस स्कूल की। ही सेड टू रामलाल। अब ही कौन है यहाँ पे? ये तहसीलदार हैं, तो इन्होंने क्या कहा नंबरदार रामलाल को, यानी कि भोली के पिताजी को, तो देखते हैं। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज एंड यू मस्ट set an example to the villagers. You must send your daughters to school। तो आपको ये पता ही होगा कि जो सारे लीडर्स हैं, जो भी ये सारे नेता लोग होते हैं, जब भी कोई स्कीम, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस पॉलिसी के तहत वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे फॉलो करें, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम उसे फॉलो करेंगे। कहते हैं ना कि अपने को सुधारो, आपको देखकर और लोग सुधर जाएंगे। तो वही सेम चीज़ थी कि यहाँ पे तहसीलदार कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो और लोग स्कूल भेजेंगे, क्योंकि तुम एक प्रॉस्परस फार्मर हो, बहुत से लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे, तो अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो और लोग भी जो हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि नंबरदार रामलाल को पॉलिटिक्स की पोस्ट में, पॉलिटिक्स की फील्ड में क्या पोस्ट मिली हुई थी। तो वैसे तो एक प्रॉस्परस फार्मर थे वो, लेकिन साथ में वो थोड़े पॉलिटिक्स में भी थे, तो वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे। तो तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, ठीक है, और ये रेवेन्यू ऑफिशियल होता कौन है? ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट होता है इन द विलेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट you are a revenue official, and who is this revenue official? That he is a representative of the government in the village। ठीक है। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। अब ये सरकारी स्कूल खुल रहा है, सरकार की तरफ से खुल रहा है, तो तुम एक सरकारी इंसान हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहिए, तो दैट और लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी बेटी को स्कूल भेजिए। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो यहाँ पे नंबरदार रामलाल जो हैं वो रात के समय अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, यानी कि शरा मशवरा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, यानी डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। तो उनकी मदर कहती है कि अगर हम अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजेंगे तो उनसे आगे चल के कोई मैरिज नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे तहसीलदार। अब तहसीलदार की बात को रामलाल टहल टाल सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। सो रामलाल कुड नॉट डिसओबे द तहसीलदार। उसमें इतना करेज नहीं था, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो तहसीलदार के डिसीजन, तहसीलदार ने जो कहा है उस बात को डिसोबे करे, उसको ना माने। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो जो ये बात कही गई थी, ये भोली के लिए एक गलत सेंस में कही गई थी, लेकिन फ्यूचर में इस बात का, भोली फ्यूचर में
जब भोली स्कूल जाएगी तो हम देखेंगे कितना उसका लाइफ चेंज होता है एंड उसकी लाइफ बेटर हो जाती है देन हर सिस्टर्स, क्योंकि ये बाद में खुद अर्न करने लगेगी, एक इंडिपेंडेंट गर्ल ये बनेगी। और इसके पास ऑल दो उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा बेकार था, लेकिन फिर भी इसके पास जो इंटेलिजेंस बनती है स्कूल जाने के बाद वो एट पार बन जाती है। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ क्या कहती है नंबरदार रामलाल की, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट, भोली को स्कूल भेजो। ठीक है, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। अब वैसे भी अगर भोली स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी, उसकी मैरिज तो होनी नहीं है, इसकी मम्मी कहती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बेकार है और उसमें लैक ऑफ सेंस है, समझ समझ कुछ है नहीं। लेट द टीचर्स वरी, लेट द टीचर्स ऑफ स्कूल वरी अबाउट हर। यहाँ पे वो ताना मारती हुई कहती हैं कि अभी स्कूल जाएगी तो स्कूल की टीचर्स को चलो उसे झेलने दो, हम तो उसको बहुत झेल चुके हैं, हम ये स्कूल जाएगी स्कूल की टीचर्स इसे झेलेंगी। ठीक है, तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी खुद की मदर कितना नेग्लिजेंस शो करती हैं इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भोली को अपनी फैमिली में बिल्कुल प्यार नहीं मिलता था, कोई उसके लिए कंसिडर्ड नहीं था। जब बात आई स्कूल भेजने की तो इन लोगों को लग रहा था चलो अच्छा है, पीछा छूट रहा है, स्कूल जाएगी, टीचर्स पर टाल देंगे सारे झंझट जो होंगे भोली की। The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, "Come with me, I will send you school." तो अब क्या करता है, भोली का हाथ पकड़ता है नंबरदार रामलाल और खींचता हुआ उसको स्कूल ले जाता है। भोली वॉज फ्राइटेंड, और भोली डर जाती है। क्यों? शी डिड नॉट, देखो ये अभी नहीं, अभी यहाँ पे शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। अभी उन्होंने कभी स्कूल का नाम नहीं सुना था, पहली बार स्कूल आया था इनके विलेज में, तो इसलिए शी डोंट नो द नेम वॉट इज दिस स्कूल। सो शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ। अब यहाँ पे क्या हुआ आगे कि होता क्या है अब यहाँ पे कि व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। नहीं, उससे पहले अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ कि वो जब स्कूल जाती हैं तो उनके पापा उनको खींच के ले जाते हैं। अब उनको स्कूल तो पता नहीं था, तो उन्हें क्या लगता है कि कुछ दिन पहले, फ्यू डेज अगो, लक्ष्मी उनकी जो गाय थी, उनकी जो काव थी, उसको घर से भेज दिया गया था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी उनको घर से भेज दिया गया था और बेच दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, नो नो, अब यहाँ पे वो अगेन स्टैमर करके नो 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 बोल रही है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और वो अपने पापा ने उनका बहुत तेज हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो अपने पापा का हाथ छुड़ाती हुई भागती हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो ये सब जो सीन चल रहा है ना, ये घर के आसपास चल रहा है। तो क्या हुआ, ये घर पे भाग जाती हैं भोली। और अब यहाँ पे क्या है, उनके पापा कहते हैं कि क्या दिक्कत है तुम बेवकूफ़ के साथ, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे or else what will the teacher and other school girls think of us when they see her। तो मतलब इसको अच्छे खासे कपड़े पहना दो। और अब वो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा जब टीचर्स और अदर स्कूल गर्ल्स इसको देखेंगी और हमारे बारे में क्या सोचेंगी वो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं आए थे, जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे बस वही वो पहनती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी उसके कपड़ों को मेंड यानी कि साफ नहीं करता था ना वॉश करता था। तो मेंड का मतलब क्या है, तो कोई उसके कपड़ों को धोता नहीं था, जो उसके कपड़े फट जाते थे उनको भी कोई सीता नहीं था। तो नो वन केयर टू मेंड हर क्लोथ्स। अच्छा, मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब है स्टिच करना। ठीक है, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। ठीक है, मेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिच। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। आज जो उसने ड्रेस पहनी थी वो एक
क्लीन ड्रेस थी, क्योंकि आज तक उसने कभी क्लीन ड्रेस नहीं पहनी, लेकिन आज जो उसने ड्रेस पहनी इट वॉज अ क्लीन ड्रेस। और ये कोई नई ड्रेस नहीं थी, ऑल दो ये चंपा की थी जो कि उसकी छोटी हो गई थी, सो दैट ड्रेस नो लॉन्गर फिटेड चंपा। ठीक है। और इस ड्रेस पर बहुत सारे श्रंक्स थे, श्रंक यानी ये बहुत ज़्यादा मुसी हुई, स्क्वीज्ड थी। मेंड का मतलब क्या बताया मैंने, मेंड का मतलब होता है स्टिच, स्टिच। और एक है श्रंक वर्ड, राइट। इसका क्या मतलब होता है, स्क्वीज, स्टिच। स्क्वीज, ठीक है, स्विच और स्क्वीज, ये होता है नेबर्स का फायदा। ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, एक है मेंड और एक है श्रंक। मेंड का मतलब होता है स्ट्रिच करना है, और श्रंक होता है स्क्वीज। तो उसकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी, श्रंक यानी कि बिल्कुल मुसी हुई ड्रेस थी। वो थी क्यों मुस गई थी क्यों स्क्वीज हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत बार वॉश किया गया था। तो बहुत बार कपड़ों को वॉश कर दो थोड़े पुराने टाइप से हो जाते हैं ना, तो उसी तरह से इसकी ये ड्रेस हो गई थी। She was even bathed, and oil was rubbed into her dry and matted hair. So now she was even bathed and oil rubbed into her dry and matted hair. तो ड्राई एंड मेटेड हेयर यानी कि उसके रूखे सूखे बालों पर अब क्या लगाया गया, तेल लगाया गया। ठीक है। देखो मेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, डर्टी। ठीक है, डर्टी। तो यहाँ पे मेडेड का मतलब क्या है, डर्टी। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसके रूखे सूखे बालों पर आज पहली बार तेल लगाया गया। तो आज तक उसकी मम्मी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। एंड एंड आज उसके बालों पर तेल लगा, उसको नहलाया गया। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और जब उसे अच्छी तरह से तैयार किया गया, उसको नई ड्रेस नहीं थी, ऑल दो हैंड मी डाउन ड्रेस थी, लेकिन उसको लग रहा था कि आज एक साफ धुली हुई ड्रेस दे रखी है, ड्राई और मेटेड हेयर, मतलब मेरे सूखे बालों पर ऑयल लगाया गया है, मुझे नहलाया गया है, दैट मीन्स मैं कोई अच्छी जगह जा रही हूँ। अब यहाँ से हम इसका देख लेते हैं, चलो। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचती है, the children were already in their classrooms। तो वो थोड़ा लेट हो जाती है स्कूल पहुँचने में, तो सब बच्चे अपने क्लासेस में बैठे होते हैं। और ये गर्ल्स स्कूल था, तो यहाँ पे केवल गर्ल्स ही गर्ल्स थी। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस कौन होती है, तो यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है, हेड मिस्ट्रेस यानी टीचर। तो रामलाल क्या करता है, अपनी बेटी को टीचर को सौंप देता है। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज। तो अब वो बच्ची अकेली है, लेफ्ट अलोन यानी कि टीचर मतलब पापा चले गए, तो अब वो अकेली हो गई। मैडम के साथ है अपने, लेकिन उसकी फैमिली मेम्बर से उसका कोई नहीं है, तो वो अकेला फील करती है। पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और वो जो बच्ची है वो उस टीचर की तरफ देखती है विद फियर लेडन आइज। फियर लेडन आइज यानी फियर लेडन आइज, आइज इसका क्या मतलब है, फियर लेडन आइज का मतलब है दुख से
भरी आंखें। तो दुख से भरी आंखें, फियर लेडन आइज का ये मतलब है। तो वो बच्ची अपनी मैडम को देखती है दुख से भरी आंखों से, फियर लेडन आइज से। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स like her squatted on mats. So there were several rooms, और बहुत सारे रूम्स थे वहाँ पे, क्योंकि वो स्कूल है तो बहुत सारे रूम्स है, क्लासेस जिसे हम कक्षा कहते हैं। और उन सभी क्लासेस में गर्ल्स बैठी हुई थी। किस तरह से बैठी थी? स्क्वाटेड ऑन द मैट। स्क्वाटेड का मतलब होता है बैठना, आलती पालती मारकर बैठना, स्क्वाटेड यानी टू सिट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये फियर लेडन आइज। तो दुख से भरी हुई आंखें, और वो जाती है टीचर के साथ, देखती है हर क्लास में क्या है कि जो बच्चियां हैं वो मैट पर, चादर पर बैठी हुई हैं, स्क्वाटेड यानी बैठी हुई हैं, है ना? सो and what the girls were doing, they were reading from the books or writing on slates. वो लड़कियां जो कि मैट पे बैठी हुई थी वो रीडिंग कर रही थी, बुक से पढ़ रही थी और लिख रही थी ऑन द स्लेट। स्लेट क्या होता है? जैसे अपन के बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वो, जो कि हैंडेबल होते हैं, जिसको आप हाथ में कर सकते हो। हैंडी होते हैं, हैंडी यानी हाथ से पकड़ पकड़ के आप उन्हें ले जा सकते हो, और एक चौक मिलती है, उस चौक से आप उस स्लेट पर लिखते हो। द हेड मिस्ट्रेस और आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो टीचर थी, वो भोली से पूछती हैं कि, वो भोली से पूछती नहीं बल्कि कहती हैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के कॉर्नर पे जहाँ जगह होती है वहाँ पे वो हेड मिस्ट्रेस भोली को बिठा देती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमारे कितने पेजेस और बचे हैं हम देखते हैं। 1 2, देन, ठीक है, 4 पन्ने और बचे हैं, तो हम कर लेते हैं इसको भी। हाँ, उसके बाद जो यहाँ से हम बाद में करेंगे, मैं बता दूंगी कहाँ से। सो भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। तो वहाँ पे क्या देखती है भोली? भोली बहुत खुश होती है अपने जैसी बच्चियों को देख करके, उसकी जैसी एज की बच्चियां थी सारी की सारी। She hoped that one of these girls might become her friend. तो उसे ये उम्मीद थी कि इतनी सारी लड़कियां हैं, कोई एक तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। तो वो बहुत खुश थी स्कूल जा कर के, ऑल्दो उसको नहीं पता था स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि उसकी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे हैं, और उसे उम्मीद थी कि एक ना एक तो उसकी दोस्त बन ही जाएगी। द लेडी टीचर वॉज who was in class was saying something to girls, but Bholi could understand nothing. आज तक भोली कभी स्कूल नहीं गई, फैमिली में भी कोई भोली से बात नहीं करता था, तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो था। इसलिए जब टीचर सब बच्चों से बात कर रही हैं तो भोली को बातें समझ में नहीं आ रही थी। और उसके अलावा भोली का मेंटल लेवल भी बहुत कम था, मेंटली भी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उस मेंटली भी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा तो वैसे ही डैमेज था। सो शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन वॉल। तो अब जब टीचर कुछ बोल रही है तो भोली क्या है, उसका ध्यान नहीं है उनकी बातों पे, वो जो वॉल्स पर पेंटिंग्स बनी हैं उनको देख रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो रंग बेरंगी ड्राइंग्स हैं वो बहुत उसको फैसिनेट कर रही हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो वो अलग अलग चीज़ों को देखती है और उन्हें रिलेट करती है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने देखी है। जैसे उसने एक ब्राउन कलर के हॉर्स को देखा जो कि ड्रॉ हो रखा था वॉल पे, तो वो जब उस ब्राउन कलर के हॉर्स को देखती है, वो ड्राइंग होती है बेसिकली, तो वो उसे रिलेट करती है तहसीलदार के हॉर्स से, जो बैठ
जो जिस हॉर्स पर वो बैठ कर के विलेज में आया था. सो द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार के हैड केम कम टू विजिट देयर विलेज. तो हॉर्स किस तरीके का था वो बताया गया है. इम्पॉर्टेंट. गोट. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. तो यहाँ पे अब वो गोट देखती है तो गोट देखकर उसे क्या याद आता है कि हाँ ऐसी गोट तो मेरे नेबर्स में है, मेरे पड़ोसियों के पास है. ठीक है. द पैरेट वॉज ग्रीन जस्ट लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. तो जो पैरेट है वो ग्रीन कलर का था जस्ट लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. जो मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यानी गार्डन था, तो जो मैंगो का गार्डन था वहां पर उसने ये पैरेट देखा था जो कि ग्रीन कलर का था. And the cow was just like their Lakshmi, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side and smiling at her. और काव तो हमें पता है कि इसके पास, भोली के पास एक गाय थी, काव थी लक्ष्मी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी. तो उस काव के तरह ही ये गाय थी जो कि ड्रॉ हो रखी थी वॉल्स पे. द काव वॉज जस्ट लाइक दैट ऑफ लक्ष्मी. वो जो गाय थी वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह थी. और अचानक से क्या होता है, भूली नोटिस करती है कि जो टीचर है उसके बगल में वो खड़ी हुई है और उसको देख करके गुस्सा कर रही है, नहीं बल्कि स्माइल कर रही है. तो यहाँ पे वो देखती है कि जो टीचर है एकदम उसके बगल में है एंड शी वॉज स्माइलिंग एट हर. तो हमेशा उसने सब लोगों को किस तरह से देखा है, उसके आसपास गुस्से में, है ना, और इरिटेट हो रहे हों जैसे सब लोग, उस तरह से उसने देखा है अपने आसपास के लोगों को. लेकिन पहली बार उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो उसको देख करके स्माइल कर रहा था और वो थी उसकी मैम. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. वो इस तरह से स्टैमर करती है. यू कैन सी दिस इज स्टैमरिंग. ओके. जब आपको कोई शब्द बोलने में डिफिकल्टी हो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. तो वो इतना ज़्यादा स्टैमर कर रही थी इस समय, इससे ज़्यादा शायद उसने स्टैमर अभी कभी ज़िंदगी में नहीं किया था, क्योंकि ये टाइम उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो पहली बार किसी नए इंसान से मिल रही थी, क्योंकि वो हमेशा अपने घर में रहती थी, कभी वो बाहर नहीं गई थी. इसलिए उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत कम था और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था बल्कि उसमें. तो जब वो मैम को देखती है, किसी दूसरे इंसान को देखती है, तो उससे बात करने में उसको बहुत हिचकिचाहट होती है. और शायद इतना कभी उसने स्टैमर नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में जितना उसने आज किया था. Then she began, अब क्या है, then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. उसके बाद क्या हुआ कि वो रोने लग गई जब वो अपने सामने टीचर को देखती है. ऑल्दो उसकी टीचर से कोई डांट नहीं रही होती है, बट वो डर जाती है क्योंकि वो स्टैमर कर रही होती है, उससे शर्म आ रही होती है. उसे पता था कि वो स्टैमर करती है और स्टैमरिंग अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेम्बर्स को वो पसंद नहीं है कि वो स्टैमर करे, पर वो करती है क्योंकि वो तो, उसको आते ही नहीं है ढंग से बोलना, वो तो उसकी एक बीमारी है स्टैमरिंग. तो अब वो रोने लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं. क्यों आने लग जाते हैं? क्योंकि उसे हेल्पलेस फील हो रहा था. यहाँ पे कोई जान पहचान का नहीं था उसकी, ना पेरेंट्स थे, ऑल्दो पेरेंट्स भी उसको कोई प्यार नहीं करते थे, मगर यहाँ पे नए लोग थे बिल्कुल. सो देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स flowed from her eyes in a helpless flood. She had she kept her head She crept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. So she crept her head down as she sat in her corner. तो अब क्या होता है, वो अपने सर को झुका लेती है. शी केप्ट हर हेड डाउन यानी अपने सर को झुका लेती है. शर्म से हम झुका लेते हैं, तो उसने अपने सर को इसी तरह से, जिस कोने पर वो बैठी थी वहीं पर अपने सर को उसने झुका लिया. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. तो वो बोल नहीं पा रही थी और सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी, उसका मजाक बना रही थी. तो इससे उसको बहुत ज़्यादा डिसग्रेस्ड फील होता है, बहुत शेमफुल फील होता है. और उसके बाद वो अपना सर झुकाकर
बैठी रहती है, अपने सर को उठाने की कोशिश भी नहीं करती है। सो व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स scurried आउट ऑफ द क्लासरूम बट भोली डेयर नॉट टू लीव द कॉर्नर। तो अब सभी जो बच्चियां हैं वो चली जाती हैं। स्किप्ड, स्करीड का मतलब क्या है? स्करीड का मतलब, स्करीड होता है स्किप्ड, स्किप्ड यानी कि जाना। बता देती हूँ क्या है, यहाँ लिख देते हैं स्करीड, राइट। तो स्करीड का मतलब है स्किप्ड। ठीक है, तो स्करीड का मतलब क्या है? स्करीड का मतलब है स्किप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भोली है, भोली के जो सारे क्लासमेट्स थे, सारी गर्ल्स थी, वो स्करीड यानी स्किप आउट ऑफ द क्लास। जैसी बेल बजती है सब निकल जाती हैं घर को, अपने क्लास से निकल जाती हैं घर की तरफ। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, लेकिन भोली नहीं उठती। भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर। भोली जहाँ बैठी है वहाँ पर एकदम चिपक कर बैठी हुई है। वो उस कॉर्नर को, उस जगह को छोड़ नहीं रही है, उस क्लासरूम में उस कोने पर से वो उठ नहीं रही है। सो भोली dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. उसका सर अभी भी शर्म से नीचे की तरफ है और वो अभी भी sobbing, sobbing यानी रो रही है बहुत ज़्यादा। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing, soft and soothing, बहुत ज़्यादा मुलायम आवाज़ थी, नर्म आवाज़ थी, बहुत स्वीट आवाज़ थी, स्वीट वॉइस। ओके, तो इनकी टीचर की बहुत ज़्यादा स्वीट वॉइस थी, बहुत सूदिंग, स्वीट, सॉफ्ट वॉइस थी। सूदिंग होता है स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ यानी कि नर्म आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन टॉक्ड लाइक दैट, कॉल लाइक दैट। घर पे भोली बुलाते थे सब उसको, भोली किस तरह से बुलाते थे? चिल्ला चिल्ला के बुलाते थे। सब लोग ऐसा शो करते थे कि बहुत इरिटेट हो चुके हैं उससे, बहुत परेशान हो चुके हैं उससे। चिढ़, गुस्सा, इस तरह से सब उसको घर में ट्रीट करते थे। लेकिन पहली बार शायद उसने अपनी लाइफ में किसी से, हाँ, किसी को इतना प्यार से बोलते हुए देखा था। तो फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ उसने इतनी सॉफ्ट एंड सूदिंग साउंड सुनी थी। इन ऑल लाइफ हर लाइफ शी हैड बीन कॉल्ड लाइक, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, यानी कि कभी भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया गया। इट टच्ड हर हार्ट। और जिस तरह से, जिस नर्मता से उसको बुलाया गया, उसकी मैडम ने उसको आवाज़ लगाई भोली, तो वो जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और इतनी अच्छी आवाज़ थी वो कि उसके दिल को छू गई थी ये आवाज़। Get up, said the teacher. It was not a command, just a friendly suggestion. तो उसकी टीचर बहुत प्यार से बोलती है गेट अप। जैसे वो उसको बोलती है गेट अप यानी उठो, तो ये कोई कमांड नहीं थी। जैसे हम देखो गेट अप वर्ड को, आपके जो शब्द जो आप कह रहे हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे आपने किसी को कहा गेट अप, तो वो गेट अप जो है वो किस तरह से आपने कहा, रूडली कहा, एज अ फॉर्म ऑफ अ कमांड या एज अ फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट, इट मैटर्स अलॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कहा कि ब्रिंग मी दैट चेयर, तो आप इसे किस तरह से कह रहे हो? ब्रिंग मी दैट चेयर, इज इट योर कमांड और यू आर गिविंग अ रिक्वेस्ट टू समबडी, और यू आर गिविंग अ रिक्वेस्ट। ओके, तो आप रिक्वेस्ट दे रहे हो या कमांड दे रहे हो, ये आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इनकी टीचर जो है इतनी हम्बल, इतनी काइंड, इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट टीचर है इनकी कि वो कहती है गेट अप बहुत प्यार से। इट वॉज नॉट अ कमांड बट अ फ्रेंडली सजेशन। तो वो कोई कमांड नहीं थी, रादर वो एक फ्रेंडली सजेशन थी। और भोली इतनी प्यारी आवाज को सुनकर जल्दी से खड़ी हो जाती है। भोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम, sweet broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? तो अब वो क्या कहती है कि टेल मी योर नेम। कौन कहती है? उसकी मैडम कहती है, उसकी टीचर, उसकी हेड मिस्ट्रेस कहती हैं कि अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर बॉडी, और पसीने आ गए उसके पूरे शरीर में। किसके शरीर में?
भोली के शरीर में फिर पसीने आने लग गए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो वो क्या सोचती है, क्यों उसे इतने पसीने आ रहे होते हैं? क्योंकि वो परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि क्या फिर से मैं स्टैमर करूँगी, और क्या फिर से ये जो स्टैमरिंग है ये मुझे डिस्ग्रेस करेगी, यानी कि मुझे शर्म महसूस करवाएगी, मुझे बुरा इंसान महसूस करवाएगी, मेरी डिस्ग्रेस करेगी, यानी कि मुझे शेमफुल फील करवाएगी। तो डिस्ग्रेस का मतलब है शेमफुल फील करवाना। सो वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर? For the sake of this kind women, however, she decided to make an effort. अब वो इतना प्यार से उसको कह रही थी कि वो उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर ना में नहीं दे सकती थी, चुप नहीं रह सकती थी वो। कौन? भोली, यानी कि उसकी टीचर ने इतना प्यार से उससे कहा कि उसको उसका आंसर तो देना ही था। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। तो उसके टीचर की बहुत सूदिंग, बहुत स्मूथ स्मूथ सूदिंग का मतलब होता है स्मूथ वॉइस थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। उससे ये उम्मीद थी कि उसकी इतनी अच्छी वॉइस है और इतनी अच्छी वो खुद है कि वो बिल्कुल मुझ पे हंसेंगी नहीं, ऐसा भोली सोचती है। सो वो ऐसे वो फिर से स्टैमर करती है। शी बिगेन टू स्टैमर। तो वो भोली शब्द कहने के लिए देखो कितने ज़्यादा कोशिशें कर रही है, कितनी मशक्क़त कर रही है कि वो ये शब्द भोली बोल सके, लेकिन वो फिर स्टैमर करी। और उसकी टीचर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसको एनकरेज किया कि वो इस शब्द को पूरा कर पाए, उसकी स्टैमरिंग को वो ओवरकम कर पाए। तो उसकी टीचर क्या कहती है? वेल डन, वेल डन। The teacher encouraged her. Come on now, come on now, the full name. उसकी टीचर उसको एनकरेज करती है, वेल डन, यानी तुम कर पा रही हो, तुम कर पा रही हो। कम ऑन नाउ, फुल नेम। तो अब उसकी टीचर कहती है चलो अब जल्दी से मुझे अपना पूरा नाम बता दो। और वो जैसे ही कहती है कि तुम मुझे अपना पूरा नाम बताओ, तो भोली अपना पूरा नाम बता पाती है। बहुत स्टैमरिंग के बाद वो अपना पूरा नाम बोल पाती है। So at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. जैसे वो अपना शब्द बोल लेती है, पूरा अपना नाम बोल लेती है पूरा, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है, मुझे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Polly looked up as if to ask, really? तो जिस तरह से उसके टीचर ने उसको एनकरेज किया, एक जोश दिया उसको कि वेल डन। वो क्या बोलती है उसकी टीचर? वेल डन। टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। तो टीचर पैटेड यानी कि उसके पीठ पर थपथपाते हुए वेल डन कहती है, और ये इतना अफेक्शनेटली उसको हर तो द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, यानी बहुत अफेक्शनेटली, अट्रैक्टिवली। अफेक्शनेटली यानी कि अट्रैक्टिवली या लविंगली। लविंगली। अफेक्शनेटली का मतलब है लविंगली। तो उसकी टीचर उसकी पीठ पे इतना प्यार से थपथपाती है और कहती है वेल डन। ठीक है। अब पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। उसकी टीचर बोलती है कि अपने दिल से जो फियर है, डर है, जो तुम्हारे मन में कॉम्प्लेक्शन है, इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्शन है, उसको निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? और भोली जब ये सुनती है कि क्या मैं भी सच में नॉर्मली बोल पाऊंगी, क्या सच में मैं भी इतनी नॉर्मल बन पाऊंगी जितना और लोग हैं, क्या मैं भी कभी पूरे शब्द को आराम से बोल पाऊंगी? तो उसकी टीचर जब उसको ये सांत्वना देती है, उसको मोटिवेशन एनकरेजमेंट देती है, तो उसकी जो आंखें हैं, भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली ऊपर की तरफ देखती है, अपनी टीचर की तरफ देखती है और कहती है रियली? क्या सच में? मतलब देखती है और कहती नहीं है, मगर ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। एक्सप्रेशन है यानी कि जब वो अपनी टीचर की तरफ देखती है तो वो इस तरह से देखती है कि उसका कहने का जो मतलब था वो यही था कि सच में, रियली। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। आगे, यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो उसकी टीचर कहती है हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो उसकी टीचर पूछती है कि तुम हर दिन स्कूल आओगी ना। बोली नॉडेड। नॉडेड क्या होता है? देखो, दो वर्ड्स हैं, शुक द हेड, हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शुक द हेड, और दूसरा वर्ड है नॉडेड, दी हेड। तो दो वर्ड्स हैं, एक है शुक दी हेड। एक सेकेंड, ये सही नहीं आ रही हैंड राइटिंग। और एक है नॉडेड, दी हेड। जब हम कहते हैं शुक द हेड, शुक द हेड यानी कि मना करना, यानी मना करना। शुक द हेड का मतलब है कि आपने किसी चीज को मना कर दिया। कलर चेंज करके बता रहे हैं आपको हम। मना करना। और यहाँ पे इसका मतलब है, जब हम कहते हैं नॉडेड द हेड, तो हाँ करना। हाँ करना। और ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, शुक द हेड, नॉट द हेड। तो जब आपको किसी को कहना हो कि उसने मना किया, तो आप बोलेंगे ही शुक द हेड। जब आपको कहना हो कि उसने हाँ करा, तो दैट मीन्स ही नॉडेड द हेड। तो यहाँ पे आपने देखा कि भोली नॉडेड, यानी जब उसकी टीचर ने कहा कि क्या तुम स्कूल आओगी, तो उसने क्या किया, उसने कहा हाँ मैं आऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो कहना है, ये किस तरह से कहना है, नॉड करके, गर्दन हिला करके उसने कहा, सर हिला करके उसने कहा यस मैं आऊंगी, हाँ। नॉडेड का मतलब है हाँ। तो शी नॉडेड, भोली नॉडेड, उसने अपनी गर्दन को इस तरह हिलाया कि नॉड करा उसने अपने गर्दन को। नाउ नो से इट लाउड। तो अब उसकी टीचर कहती है कि तुम मुझे गर्दन हिला के हाँ मत करो, मुझे बोल कर बताओ। तो फिर वो थोड़ा स्टैमर करती है, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और अब बहुत कम उसने स्टैमर किया, अब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। क्योंकि ये जो बीमारी है, जैसे स्टैमरिंग, ये सब आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि आप जो कह रहे हो, जो आप बात बोल रहे हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस बात को कहने में। जैसे अपन जब झूठ बोलते हैं, तब हम स्टैमर करते हैं, आपको पता है। उसी तरह से जो लोग डरते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो दे ऑल्सो डू द सेम, दे स्टैमर। तो यहाँ पे भोली के मन में इतना डर है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लैक कर रहा है कि वो स्टैमर करती थी। तो यहाँ पे वो बहुत कम स्टैमरिंग करके अब कहती है ये यस। एंड भोली वॉज हर सेल्फ एस्टोनिश कि उसने इस बार बोल लिया उस शब्द को, और वो कहती है हाँ मैं स्कूल आऊँगी। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब उसकी टीचर कहती है अरे ये तो मैं तुम्हें बताना भूल गई, इन किताबों को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर। तो बहुत सारी उस बुक में पिक्चर्स थी। किन किन की पिक्चर्स थी? उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें उसको डॉग दिखा, कैट दिखी, गोट दिखा, हॉर्स दिखा, टाइगर दिखा, और एक काव दिखी, जस्ट लाइक लक्ष्मी। काव तो उसको इतनी पसंद थी कि वो हमेशा जब भी काव देखती थी तो उसे लक्ष्मी की याद आ जाती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड विद ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के साथ एक शब्द लिखा हुआ था। जैसे डॉग बना है तो डॉग के नीचे डॉग लिखा है, कैट बनी हुई है तो कैट के नीचे कैट लिखा है। और किस तरह से लिखा है? बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा है, ठीक है। सो डॉग के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा डॉग। कैट बनी होगी, उसके नीचे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कैट।
तो इस तरह से उसमें आप देख सकते हो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color, dog, cat, goat, etc. ठीक है, and with every picture was a word in the big black letters. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a big book. तो जैसे तुम इस बुक को कंप्लीट कर लोगी तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, अ बिगर बुक एंड देन अ स्टिल बिगर बुक। तो सबसे पहले वो उसको एक बुक देती है, एक बुक दी जो बिग थी, फिर उन्होंने उससे बिगर बुक दी, और अगर आप कहो अपनी इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली, सो बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इन तीनों बुक्स के कंपैरिजन में उसको अब सबसे बड़ी बुक मिलने वाली थी जब वो क्या अपनी किताब, ये वाली किताब पूरी कर ली थी। तो सबसे पहले उसने अपनी सबसे छोटी वाली किताब पूरी करनी है, फिर उससे बड़ी मिलेगी उसको, फिर सबसे बड़ी मिलेगी। सो द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स। ये तो हो गया, मैं क्यों यहाँ पे आ जाती हूँ बार बार। तो 1 महीने में जब तुम ये बुक कंप्लीट कर लोगी तो फिर तुमको एक बिगर बुक मिलेगी, और उसके बाद तुम्हें एक स्टिल बिगर बुक मिलेगी, उससे भी बड़ी बुक मिलेगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स, और कुछ समय में तुम बहुत ज़्यादा लर्नेड हो जाओगी। इन टाइम यू विल बी वेरी लर्नेड, ओके। यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। गाँव में जितने सब लोग हैं उनसे ज़्यादा लर्नेड तुम हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। यहाँ आप देख सकते हो कि एक टीचर अपना असली काम कर रहा है। वो क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को। क्या कह रहा है कि तुम अगर पढ़ लोगी इन किताबों को, एक लर्नेड पर्सन बन जाओगी। इतनी लर्नेड कोई भी और विलेज में नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और लोग तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट से सुनेंगे। पीपल विद लिसन एट यू विद रिस्पेक्ट विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। आप बोल पाओगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम हर शब्द को प्रॉपरली बोल पाओगी। अंडरस्टैंड नाउ, गो टू होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो। तो अभी तुम घर जाओ, फिर कल तुम आना अर्ली मॉर्निंग टुमारो। अब यहाँ पे भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new plan. अब यहाँ पे जो उसकी टीचर ने उसको encouragement दिया, जिस तरह से उन्होंने उसे encourage किया, तो देखो क्या होगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भोली है, अब जब वो घर जा रही है वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा, तो भोली जो है वो बहुत खुश होती है अब, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे इनकरेज किया था, उसे सपोर्ट दिया था, उसकी जितनी। तो यहाँ पे अब भोली जो है वो घर जाते समय इतनी खुश होती है। Bholi felt as if suddenly all bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. जो भोली है अब इतनी खुश होती है, उसके दिल में इतना ऊर्जा भर जाती है इस बार जब वो घर जा रही होती है। तो सारा उसको लग रहा होता है कि जो भी विलेज में टेम्पल्स हैं उनकी जो घंटियां हैं वो बज रही हैं, वह रिंगिंग। जितनी सारे टेम्पल रिंग्स हैं वो रिंग कर रही हैं, बेल कर रही हैं। और जो ट्रीज हैं उसके सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। स्कूल हाउस देखो, बहुत ही अच्छी बात है। अब वो अपने स्कूल हाउस कहने लग गई है। हम लोग को स्कूल स्कूल लगता है कि जाओ पढ़ो आओ, लेकिन वो उसको अब अपना घर लगने लग गया, क्योंकि जो सपोर्ट जो प्यार उसे अपने घर पे नहीं मिल पा रहा था वो उसे स्कूल जाके मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि जो सारे पेड़ उसके स्कूल हाउस यानी उसके स्कूल के बाहर थे,
in front of the school house had blossomed into big red flowers. उसे लग रहा था कि उसके जो स्कूल के बाहर ट्रीज थे, है ना, फ्रंट में जो ट्रीज थे वो ब्लॉसम कर रहे थे इनटू बिग रेड फ्लावर्स। उनमें जो फ्लावर्स हैं वो निखर रहे थे, आ रहे थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और उसका दिल से धक धक कर रहा था विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब उसको बेसिकली एक नई ऊर्जा जागी थी, एक नई उम्मीद जागी थी उसको अपनी टीचर की वजह से। और अब अपनी ज़िंदगी उसकी जो है वो बदलने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक टर्न आएगा उसकी लाइफ में, तो वो टर्न बस अब आ ही गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ऑल्दो मैंने सोचा था कि आपको मैं पार्ट 2 में लूँ उसको, बट मैं सोच रही हूँ कि फिर पार्ट 2 कब बनेगा, है ना। अभी बन रहा है, 1 घंटे का तो हो ही गया है, तो आधे घंटे और सही। द ईयर्स पास द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा शहरीकरण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ये विलेज है इसमें हुआ है डेवलपमेंट। इस पूरे में आप देखोगे डेवलपमेंट की बात हो रही है। द ईयर्स पास्ट, अब जो विलेज है वो एक स्मॉल टाउन बन गई है। नाउ द विलेज हैड बिकम अ स्मॉल टाउन। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जो लिटिल प्राइमरी स्कूल है वो एक हाई स्कूल हो गया है, जहाँ पे कौन पढ़ती है, हमारी भोली पढ़ती है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन जिनिंग गिनिंग मिल। अब यहाँ पे एक सिनेमा आ गया है एक टीन शेड के अंदर। ठीक है, एक टीन शेड डाल दिया है, वहाँ सिनेमा बन गया है। और एक कॉटन जिनिंग या गिनिंग, जो आप बोलते हैं जिनिंग गिनिंग, तो एक कॉटन जिनिंग मिल आ गई है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। तो जो मेल ट्रेन है, यानी कि तो मेल ट्रेन वो ट्रेन होती है जो क्या कैरी करती है, जो कैरी करती है लोगों को, सॉरी लोगों को नहीं, सॉरी मेल को। मेल क्या होता है, मेल होता है अपन की डाक। तो कोई भी जो मैसेज है उस ट्रेन में मेल्स के थ्रू जो है ट्रेन में आता था। जो भी मेल्स होती थी तो वो ट्रेन में आ जाती थी। और अब ये जो मेल ट्रेन है ये यहाँ रुकने लग गई थी। ये जहाँ पे भोली रहती थी उस गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये ट्रेन रुकने लग गई थी। सो द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। ठीक है, मेल ट्रेन लोगों की ट्रेन नहीं है, बल्कि जो मेल को ले जाने वाली ट्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, मेल ट्रेन। ठीक है, one night after dinner, Ramlal said his wife, "Then shall I accept Bishamber's proposal?" अब यहाँ पे एक प्रपोजल आया है बिशंबर का। किस चीज का प्रपोजल है, ये एक मैरिज प्रपोजल है। और किसके लिए है, ये है भोली के लिए। यस, सर्टेनली, सर्टेनली यानी कि श्योर, हिज वाइफ सेड, है ना, सर्टेनली, ऑफ कोर्स। तो उसकी वाइफ कहती है ऑफ कोर्स, सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, भोली will be lucky to get such a well to do bridegroom। well to do यानी कि a rich bridegroom। well to do bridegroom यानी कि एक अमीर घर में उसकी मैरिज होने वाली है। bridegroom होता है दूल्हा, तो एक अमीर दूल्हे से एक अमीर फैमिली में वो जाने वाली है। well to do फैमिली है वो। a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in bank। तो एक बड़ी सी दुकान है, ठीक है, अपना खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उनके पास हजारों रुपए हैं बैंक में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भोली के लिए मैरिज प्रपोजल आया है, वो भी एक रिच, एक वेल टू डू घर से, एक वेल टू डू फैमिली से। तो एक बिग शॉप है, एक हाउस है खुद का, और सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बहुत सारा, सेवरल थाउजेंड यानी बहुत सारे हजारों के पैसे हैं बैंक में। Moreover, he is not asking for any dowry। अब डाउरी क्या होता है,
डाउरी यानी जिसे हम हिंदी में दहेज बोलते हैं। तो ये जो मैरिजेस के टाइम पर जो लेन देन चलता है तो ये डाउरी है बेसिकली। सो मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, तो वो कोई दहेज नहीं मांग रहे हैं, यानी वो कोई चीज़ हमसे नहीं मांग रहे हैं। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग। अब ये तो सारी अच्छी बातें हैं। भोली के पापा नंबरदार रामलाल कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो यंग नहीं है, यानी कि भोली इस समय पर ज़्यादा एज की नहीं थी, है ना। लेकिन वो जिससे उसकी मैरिज है वो बहुत ही बूढ़ा इंसान है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। और उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र जो है वो नंबरदार रामलाल के बराबर है। किसकी उम्र? उस बिशंबर की उम्र। तो बिशंबर की उम्र बहुत ज़्यादा है, इट्स इक्वल टू भोलीज फादर्स एज। और भोली बहुत छोटी है उसके मुकाबले। ऑल्सो ही इज लिम्प, और लिम्प क्या होता है? लंगड़ा। वो लिम्प है, लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर लिम्प का मतलब मैं लिख देती हूँ। देखो लिम्प पहले तो आपको लिखना है कि जो फैमिली, जो ब्राइड ग्रूम आया था वो किस फैमिली से था? जिनके पास बड़ा घर है, जिनके पास खुद का घर, जिनके पास बड़ी दुकान है, खुद का घर है, और सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि क्यों नंबरदार रामलाल जो है वो बिशंबर और भोले की शादी से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड था। द रीज़न वॉज कि जो बिशंबर है उसकी एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एज है। कितनी एज है? भोली के फादर की एज के बराबर है। वो लिम्प है। लिम्प क्या है? लिम्प यानी कि लंगड़ाता है, लेम है, लेम। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और उसकी पहली जो शादी हुई थी बिशंबर की, यानी कि सेकंड मैरिज थी जो भोली के साथ होने वाली थी, उससे पहले जो उसकी मैरिज हुई थी, तो उस मैरिज में जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो उसकी फर्स्ट मैरिज में जो उसकी वाइफ थी, तो उन दोनों के उस समय पर जो बच्चे थे वो बहुत बड़े थे, यानी कि बिशंबर और उसकी फर्स्ट वाइफ से जो उसको बच्चे थे वो बहुत बड़े थे। दे वर ग्रोन अप। सो द वाइफ, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, तो उसकी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे थे वो बहुत बड़े थे, यानी बिशंबर की ये सेकेंड मैरिज थी और अभी उसके बहुत बड़े बड़े बच्चे भी थे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ अभी तक, यहाँ तक जो हमने देखा? ठीक है। So what does it matter? His wife replied. 45 or 50, it's not a great age of a man. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी मदर क्या कहती हैं कि 45 या 50 तो ये कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ठीक है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. हम बहुत लकी हैं कि बिशंबर को ये नहीं पता है कि जो भोली है उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं, पॉक मार्क्स यानी धब्बे हैं, और उसके पास अकल भी नहीं है, उसके पास लैक ऑफ सेंस है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो वो कहती है कि अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं भोली के लिए, तो भोली को पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा, अनमैरिड रहना पड़ेगा, ऐसा उसके मदर कहती हैं। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। फिर उसके पापा क्या कहते हैं कि लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा मतलब आश्चर्य है कि जब भोली ऐसे बुढ़े इंसान को देखेगी तो वो क्या कहेगी? वॉट विल दैट विटलेस वन से? शी इज लाइक अ डम्ब काउ। उसकी मम्मी देखिए क्या कहती है कि वो बेवकूफ। विटलेस, विटलेस का क्या मतलब है? वो बेवकूफ। विट का मतलब होता है अक्ल, वो विटलेस यानी जिसके पास अक्ल ही ना हो। तो वो विटलेस क्या कहेगी, वो बेवकूफ क्या कहेगी? ठीक है। शी इज अ डम्ब काउ। डम्ब काउ यानी कि एक बिना मुंह की काऊ है। डम्ब काऊ यानी कि जिसको बोलना नहीं आता हो, तो वो एक डम्ब काऊ है। जो डम्ब होता है जो बोल नहीं सकता। और काऊ हम कहते हैं गीदड़ को, बेवकूफ को, है ना। कावर्ड को हम काऊ कहते हैं। तो अ डम्ब काऊ दैट मीन्स
वो बहुत डरपोक लड़की है, सेंसलेस लड़की है और वो डम्ब है, वो कुछ बोल नहीं सकती है ना? मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो रामलाल बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे कहता है, हाँ शायद तुम सही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। कॉट यानी कि चारपाई। तो चारपाई पर भोली लेटी हुई थी और जो चारपाई थी कहाँ डाल रखी थी, कोर्टयार्ड पे। तो कोर्टयार्ड पे एक चारपाई थी और चारपाई पर भोली लेटी थी मगर सोई हुई नहीं थी। ले अवेक यानी लेटी हुई थी मगर जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो बहुत धीरे धीरे उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे तो वो उसको सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ठीक है, बिशंबर नाथ जो है वो एक वेल टू डू, एक अमीर ग्रोसर है। ग्रोसर होता है जो ट्रेड करता हो गुड्स का, ग्रोसरी आइटम्स का जो ट्रेड करता हो तो उसे ग्रोसर कहते हैं। ग्रोसरी आइटम्स यानी कि राशन पानी का ट्रेड करने वाले इंसान को हम ग्रोसर कहते हैं। ठीक है, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। बिग पार्टी, देखो अभी कौन सी पार्टी की बात हो रही है, ये हो रही है बात बारात की। तो वो बिग पार्टी यानी बड़ी बारात लेकर के आता है और उस बारात में उसके दोस्त रिश्तेदार सब कोई होते हैं और ये सब लोग शादी के लिए आए होते हैं। तो अब ये बारात आती है, शादी का दिन आ गया है तो बड़ी बारात आती है, दोस्त की, रिलेशंस की, रिलेटिव्स की, है ना? उसके बहुत सारे दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, तो बड़ी सी बारात में वो लोग आते हैं। बारात में यानी खूब ज़्यादा लोग होते हैं, तो एक बड़ी पार्टी होती है विशंबर की। फ्रेंड्स एंड रिलेशन सब लोग आते हैं फॉर द वेडिंग। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून और एन इंडियन film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। वही आपको पूरा बारात का सीन दिखाया गया है कि बैंड बाजे बजाते हुए आ रहे हैं बारात वाले लोग और इंडियन फिल्म के गाने चल रहे हैं। इंडियन फिल्म के जो भी सारे गाने होते हैं वो बज रहे हैं, है ना? और जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो एक डेकोरेटेड हॉर्स यानी कि एक सजी धजी घोड़ी पर चढ़ करके आता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत ज्यादा खुश होता है तब pomp एंड स्प्लेंडर देख करके। pomp और स्प्लेंडर का क्या मतलब है, मैं बताती हूँ आपको। तो pomp एंड स्प्लेंडर का मतलब लिखें आप यहाँ पे। एक pomp एंड स्प्लेंडर। देखो pomp का मतलब होता है तड़क भड़क, यानी खूब सजावट। खूब सारी सजावट। या मार्कर नहीं बदल सकते क्या, अपन बदल लेते हैं, है ना? तो खूब सारी सजावट है यहाँ पे। ठीक है, तो pomp का मतलब है तड़क भड़क। और स्प्लेंडर का मतलब होता है ब्यूटी। तो खूब ज्यादा तड़क भड़क और बहुत सुंदर बारात लेकर के वो आता है, बहुत अच्छी बारात लेकर जो है बिशंबर आता है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे थे हम।
रामलाल वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश होता है सुंदर तड़क फड़क और स्प्लेंडर ब्यूटी को देख करके। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उसकी उसको ये विश्वास नहीं था पहले कभी कि उसकी चौथी बेटी, जो कि बिल्कुल बुद्धू है, विटलेस है, बहुत सारी खामियां हैं उसमें, तो उसकी भी शादी होगी, है ना। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी ये सोचा नहीं था सपने में भी कि उसकी जो चौथी बेटी है would have a such grand wedding. Bholi's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. जो भोली की बड़ी बहनें थीं, उन सब की मैरिज हो चुकी थी ना पहले, भोली की तो अब हुई है, तो सारी उसकी जो बड़ी बहनें आई थी, दे वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस यानी वो बहुत ज्यादा, एनवियस का मतलब होता है जेलिस हो रही थी। एनवियस का मतलब भी यही लिख देते हैं, एनवियस यानी जेलिस हो रही थी, ठीक है। तो वो बहुत जेलिस हो रही थी, ठीक है। किसके लक से, किसकी किस्मत से? भोली की किस्मत से। So they all the sisters were envious. Envious means all the sisters were jealous of Bholi's luck. When the auspicious moment का क्या मतलब है? तो जैसे ही वो ऑस्पिशियस मोमेंट आता है, जैसे ही वो अच्छा मोमेंट आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपके, द प्रीस्ट सेड टू ब्रिंग द ब्राइड। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है, देखिए, इसका मतलब है सौभाग्यशाली। तो जब इतना सौभाग्यशाली अवसर आता है, तो जो प्रीस्ट यानी पंडित जी हैं, वो कहते हैं ब्रिंग द ब्राइड। तो ब्राइड कौन है? भोली है। भोली clad in a red silken bridal dress। clad का मतलब क्या होता है? is a very new word for you I think। तो clad का मतलब है dressed। तो भोली बहुत सुंदरता से ड्रेस होकर के आई है, ठीक है। और उसने बहुत सुंदर ब्राइडल ड्रेस पहनी है, रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। तो उसने रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहनी है, किसने? भोली ने, ठीक है। was led to the bride's place near the sacred fire। और जो भोली है वो ब्राइड्स प्लेस यानी कि जहाँ पर जो ब्राइडल है वो बैठेगी, उस जगह पर हमारी भोली बैठ जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भोली क्लैड यानी बहुत सुंदर ड्रेस में, ड्रेस को पहन करके आई है। और वो ड्रेस कैसी है? रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस है। और फिर वो कहाँ बैठ जाती है? ब्राइडल प्लेस पे बैठ जाती है। और ये ब्राइडल प्लेस नियर द सेक्रेड फायर होती है। आपने देखा होगा ना कि वो आग जलती रहती है बीच में, है ना। और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ये आप मैरिज फंक्शंस में गए हैं, तो आई थिंक आपको पता होगा किस तरह से सारा रीति रिवाज सारा जो चलता है। तो वहाँ पे एक सेक्रेड फायर थी, यानी होली फायर थी, एक शुभ आग जल रही थी। शुभ आग यानी अच्छे अवसर पे चलने वाली आग थी वो। और वहीं पर बैठी हुई थी हमारी ब्राइडल भोली। गारलैंड द ब्राइड। तो अब यहाँ पर उसका एक दोस्त है बिशंबर नाथ का। तो वो कहता है कि जो ब्राइड है यानी कि भोली जो है, उसको गार्लैंड पहनाओ यानी फूल माला पहनाओ, ठीक है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। अब ब्राइड ग्रूम क्या करता है कि जो गार्लैंड है, कौन से फूलों को बना है ये गार्लैंड? गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड। येलो कलर के मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं ना, गेंदे का फूल जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वो माला है, उसको उठाता है ब्राइड ग्रूम यानी बिशंबर। और अ वेमेन स्लिप्ड बैक द सिल्किन वेल। सिल्किन वेल, वेल क्या होता है? वेल होता है घूंघट। वेल का मतलब लिखो, घूंघट। तो अब एक लेडी होती है जो कि ये कौन है, क्या नाम है इसका? भोली।
तो भोली का जो ये सिल्क का बना हुआ घूंघट उठाती है और फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर जैसे ही देखता है उसकी शक्ल को, द गार्लैंड रिमेन poised इन हिज हैंड, गार्लैंड उसके हाथों में थम जाता है। वो गार्लैंड को गले में डालने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उसका शक्ल देखता है बिशंबर, जैसे ही भोली की शक्ल देखता है, सो द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, जो ब्राइड है यानी जो भोली है वो फिर से अपने घूंघट को लगा लेती है। ठीक है। हैव यू सीन सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो अब बिशंबर मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि तुमने इसकी शक्ल देखी है, कैसी है? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं यानी धब्बे हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो अब यहाँ पे जो नंबरदार रामलाल है वो ही कहेगा, तो क्या हुआ, तुम भी कोई बहुत यंग नहीं हो, मे बी इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे उसकी क्या शर्त है, ये जो बिशंबर है इसने वैसे डाउरी नहीं मांगी थी, लेकिन अब जब ये उसका चेहरा देखता है किसका, भोली का, तो ये कहता है कि मैं इसे तभी मैरिज करूंगा जब मुझे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मतलब वो बैंड बाजा लेकर खूब अच्छी भीड़ भाड़ लेके बारात आई, और ये देख कर के नंबरदार रामलाल बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद जैसे ही बिशंबर बैठा तो ऑस्पिशियस मोमेंट आ गया मैरिज का। प्रीस्ट ने कहा ब्राइडल को लाया जाए, ब्राइडल आई। ठीक है, और उसके बाद उसके बिशंबर के दोस्त ने कहा कि तुम इसको माला पहनाओ, गार्लैंड पहनाओ। तो जैसे ही कोई लेडी उसका गार्लैंड हटा, उसका जो घूंघट है, वेल है, हटाती है भोली का, तो वैसे ही उसका गंदा सा चेहरा दिख जाता है ब्राइड ग्रूम यानी बिशंबर को, और वो कहता है कि तुमने इसका चेहरा देखा है अपने किसी दोस्त से। तो ये कहता ही है वो, तभी कोई कहता है बिशंबर को कि क्या हुआ, तो तुम भी कौन से बहुत यंग हो, मे बी। तो बिशंबर कहता है कि हाँ हो सकता है कि मैं बहुत बुढ़ा हूँ, बट आई विल नॉट मैरी दिस गर्ल, मैं इससे शादी नहीं करूँगा जब तक मुझे इसके पिताजी जो है वो 5,000 रुपये नहीं दें। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज turban हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब जो रामलाल है went and placed his turban, his honor at Bishambers feet। रामलाल जाता है और अपनी जो वो पगड़ी है, ये मान लो ये नंबरदार रामलाल है, उसने पगड़ी पहनी है, वो पगड़ी को उतारता है और यहाँ पे ये बिशंबर बैठा है तो उसके चरणों पे, फीट पर वो उस पगड़ी को, उस टर्बन को रख देता है। ठीक है। So Ramlal went and placed his turban, his honor at Bishamber's feet। अब यहाँ पे क्या गया है कि हम कहते हैं ना टोपी किसी इंसान की इज्जत होती है, तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि उसने अपनी टोपी उठाई, अपनी टर्बन, अपनी जो मैंने बताया था ना आपको टर्बन पगड़ी, उसको उठाया और रख दिया बिशंबर के पैरों पर, यानी अपनी इज्जत को उसने बिशंबर के पैरों पे रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। तो अब नंबरदार रामलाल कहता है कि आप मुझे इतना शर्मिंदा ना कीजिए, आप 2,000 रुपये रख लीजिए, नो 5,000। अब बिशंबर क्या कहता है कि नहीं, मैं तो 5,000 ही लूंगा, और वी गो बैक कीप योर डॉटर। तो मैं 5,000 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लूंगा, अगर 5,000 नहीं देने तो हम जा रहे हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो अब नंबरदार रामलाल कहता है कि थोड़ा कंसिडरेट रहो, थोड़ा सा मतलब सोचो, विचार करो, सेंसिबल बनो, दिमाग लगाओ कि अगर तुम इस तरह से उठ के चले जाओगे शादी के बीच में ही, तो मैं आगे चलकर अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा इस विलेज में। देन आउट विथ 5,000, फिर निकाल के लाओ 5,000। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, Ramlal went in, opened the safe and counted out the note। अब टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, नंबरदार रामलाल की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रामलाल गया, नंबरदार रामलाल, ओपन द सेफ यानी वो जगह जहाँ पर उसने पैसे रखे थे, तो
वो एकदम सेफ जगह को जाता है, उसे खोलता है, काउंटेड द रोड्स, वो पैसों को गिनता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और बिशंबर के पैरों पर वो उन पैसों को रख देता है। ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के पैरों पर, बिशंबर के पैरों पे वो उन पैसों को रख देता है, 5,000 रुपये को रख देता है। On Bishamber's greedy appeared for a on Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. अब ऑल्दो उसने डाउरी नहीं मांगी थी पहले, लेकिन उसने अब 5,000 रुपये मांग लिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी जिस समय पर ये कहानी लिखी गई होगी उस समय। तो जैसे ही बिशंबर ने वो 5,000 रुपये निकलवा लिए ना, तो उसके चेहरे पे एक ट्रायम्फेंट विक्ट्री की स्माइल थी, जीत हासिल करने की स्माइल थी। तो ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्ट्री। तो एक ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी, ऐसी क्रूक्ड स्माइल उसके चेहरे पे थी, जो ये दिखा रही थी कि उससे वो कितना ग्रीडी है, और पैसा लेकर के उससे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने गैम्बल्ड यानी शर्त लगाई, और उस शर्त में वो जीत गया। सो गैम्बल्ड का मतलब क्या होता है, उसने शर्त लगाई और वो जीत गया। शर्त लगाना, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, और गैम्बल का मतलब भी वही होता है, शर्त लगाना। तो उसने शर्त लगाई, बेट लगाई, और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने कहा लाओ अब मुझे गार्लैंड दो। मतलब 5,000 रुपये लेने के बाद अब वो मैरिज कर रहा है भोली से, तो कहता है कि गिव मी द गार्लैंड नाउ। Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at the prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब यहाँ पर गारलैंड लिया जाता है, बिशंबर अपने हाथों में उठाता है, माला वो पहनाने वाला होता है, कोई लेडी होती है उसका घूंघट हटाती है ना, वेल यानी घूंघट हटाती है, स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। लेकिन अब जैसे ही घूंघट हटाया जाता है, जो ब्राइड का यानी जो वो भोली है, जो दुल्हन है, उसका चेहरा इस समय कुछ अलग ही रुख में होता है। उसकी आंखें इस समय पर डाउनकास्ट यानी नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैरिजेस के टाइम पर आपने देखा है किस तरह सोफिस्टिकेटेडली सब कुछ काम होते हैं। तो इस समय पर भोली के चेहरे पर कोई भी सोफिस्टिकेशन नहीं है, कोई भी नम्रता नहीं है। तो उसकी आंखें कोई नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई है, शी वॉज लुकिंग अप, वो सीधे मुंह करके देख रही थी प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी कि एक ऐसा हस्बैंड जो प्रोस्पेक्टिव यानी कि जिससे उसकी मैरिज होने वाली है। तो वो अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ देख रही थी। इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना उसके दिमाग, ना उसके आंखों पे कोई गुस्सा झलक रहा था, ना कोई नफरत, लेकिन कोल्ड कंटेम्प्ट। उसकी आंखें स्टीडी होकर के, बिना आंखें झलके हुए, वो सीधे उस बिशंबर नाथ को, बिशंबर है ना, हाँ, बिशंबर को देख रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर क्या है, वो गार्लैंड को ब्राइड के जो भोली है उसकी गर्दन पे डालने वाला होता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, Holi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब बिशंबर जो है, अब जो बिशंबर है वो गार्लैंड को लेता है, ब्राइड की नेक में, गर्दन में डालता है, लेकिन जैसे ही वो डालने वाला होता है, भोली का हाथ निकलता है, और वो इतने गुस्से में निकलता है, जैसे जल्दी, जैसे आपने देखा है ना कि लाइटनिंग जैसे बहुत तेजी से भड़कती है, तो उसका हाथ वैसे ही उठता है, निकलता है, और वो गार्लैंड को पकड़ती है और डाल देती है फायर में। तो देखो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली का हाथ बाहर आया, लाइक अ स्ट्रीट ऑफ लाइटनिंग,
कितना तेजी से लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग बहुत क्विकली होती है, बहुत अचानक से होती है, तो अचानक से ही उसका हाथ निकल के आता है बाहर, और जो गार्लैंड है वो उसको पकड़ के डाल देती है फायर में। शी गॉट अप एंड थ्रू द वेल। वेल यानी वो जो घूंघट था उसको भी वो फेंक देती है, ठीक है। पिताजी said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speaking without even slightest stammer. अब भोली पिताजी बोलती है, सबसे पहले तो भोली कहती है पिताजी, बहुत क्लियर लाउड वॉइस में, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस में। उसके पापा, उसकी मम्मी, भाई बहन, रिलेशंस, नेबर, सब लोग ये देखकर स्टार्टल्ड यानी हैरान हो जाते हैं। स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान हो जाते हैं, उसको घूर कर देखने लगते हैं जब वो ये सुनते हैं कि उसने बिना स्टैमरिंग के इतना सही शब्द बोल दिया पिताजी। वरना पहले आपने देखा था भोली बोलने में उसको इतना टाइम लग जाता था, लेकिन अब उसने पिताजी जो शब्द बोला फुल कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ बोला, बिना स्टैमर किए। और यही जब शब्द वो बोलती है तो सब आसपास के जो शादी में लोग आए हुए थे, उसके भाई बहन बंधु, सब लोग स्टार्टल्ड गेज्ड अपॉन हर। गेज यानी घूरते हैं उसको। गेज यानी उसको घूरते हैं कि उसने बिना स्टैमरिंग के बोल लिया, ठीक है। अब आगे, पिताजी टेक बैक योर मनी, कि तुम अपना पैसा ले जाओ। पिताजी को कहती है वो कि आप अपना पैसा ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो भोली कहती है कि वो इस इंसान से, आदमी से शादी नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए ये रही भोली और बड़े गुस्से में है ये, ठीक है। और ये है ये बिशंबर, और बस यही है। और हाँ, मैं ये सोच सकती हूँ कि शायद ये उसकी टीचर है ना, ठीक है। और देखिए उसने गार्लैंड को तो फेंक दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ, एक सेकेंड। रामलाल was thunderstruck. Thunderstruck is a very new word for you. तो thunderstruck का मतलब क्या है? एक सेकेंड। thunderstruck का मतलब है सरप्राइज्ड। तो जो रामलाल है, नंबरदार रामलाल, वो थंडरस्ट्रक यानी कि बहुत सरप्राइज्ड होता है, बहुत आश्चर्य में होता है, ठीक है। The guest began to whisper, so shameless, so ugly, so shameless. अब सभी जो गेस्ट होते हैं शादी में, वो उसको देखते हैं और कहते हैं कितनी बदतमीज है, कितनी शेमलेस है, कितनी गंदी शक्ल की है। तो सब लोग यही कह रहे होते हैं, सो शेमलेस, सो अगली। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? क्या तुम अपनी फैमिली को शर्मिंदा करवाना चाहती हो? हैव यू रिगार्ड सम ऑफ आवर इज्जत? तो यहाँ पे देखो, डिसग्रेस का हिंदी में मतलब भी दे दिया है। यहाँ पे डिसग्रेस का मतलब क्या बताया गया है? इज्जत, यही मतलब होता है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत सारे हिंदी के शब्द मिलेंगे। जैसे आपको अभी एक शब्द मिला पिताजी। तो क्या हुआ कि जो भोली है उसको उसके पापा कहते हैं क्या तुम क्रेजी हो, पागल हो? क्या तुम अपनी फैमिली की इज्जत को दबाना चाहती हो? डू यू वांट, हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ रिगार्ड है, क्या कुछ कंसिडरेशन है? For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. But I will not have such a mean, greedy, contemptible coward as my husband. तो यहाँ पर भोली कहती है कि आपके लिए उसने, मतलब वो अपने पापा से कहती है कि उसने अपने पापा, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए इस बुढ़े से, देखिए लेम का मतलब होता है लंगड़ा, तो उस बुढ़े लंगड़े से शादी करने को राजी किया। तो भोली राजी हो गई थी उस बुढ़े इंसान से शादी करने के लिए, क्योंकि क्योंकि उसे अपनी फैमिली की इज्जत का थोड़ा रिगार्ड था। बट अब वो क्या कहती है कि इतना लालची, इतना ग्रीडी और कंटेम्प्टेबल यानी कि केवल अपने बारे में सोचने वाला इंसान, तो उससे भोली मैरिज नहीं करेगी। फिर वो चिल्लाती है, आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, यानी वो बिल्कुल इस इंसान से, इस आदमी से मैरिज नहीं करना चाहती है।
तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि भोली की नज़रों में वो जो आदमी था वो एक मीन एंड ग्रीडी, तो एक ही मतलब हो गए। कंटेम्प्टेबल का मतलब देख लो, ये एक न्यू वर्ड है। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है हु डू नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। कंटेम्प्टेबल यानी द पर्सन हु डू नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। कंटेम्प्टेबल का मतलब देखो। अच्छा, यहाँ पे आप पहले ये लिखो कि उसके अकॉर्डिंग विशंबर कैसा था। तो मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टेबल, अब इसका मतलब बताऊंगी। कंटेम्प्टेबल और कावर्ड, ठीक है। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है हु डू नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई रिस्पेक्ट ही डिजर्व नहीं करता हो, उसे हम कहते हैं कंटेम्प्टेबल। तो भोली की नज़रों में ये आदमी कुछ ऐसा था। What a shameless girl. We all thought she was a harmless jump cow. तो अब कोई लेडी कहती है, बुढ़ी सी, कि क्या शेमलेस लड़की है ये। वी ऑल थॉट कि वो एक हार्मलेस डम्ब काव है। अब देखो, तीनों ही शब्द अपने आप में सेल्फ मीनिंग रखते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हार्मलेस का मतलब होता है कि जैसे कितना भी चोट पहुंचा दो उसे कभी चोट ही ना पहुंचे। हार्मलेस यानी सबके अकॉर्डिंगली इसे कुछ भी कह दो उसे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो विटलेस थी। तो विटलेस इंसान थी वो, इसलिए सब कह सोचते थे कि वो एक हार्मलेस इंसान है। यानी कि जिसे चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी उसे बोल दे, उसे कभी कोई चोट ही नहीं पहुंचेगी। डम्ब, जो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता, जिसे बोलना ही नहीं आता हो। काव मतलब कावर्ड, बेवकूफ, ठीक है। तो तीनों ही जो वर्ड्स है ना, बेसिकली भोली जैसे शब्द वाले लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी जो भोली है, वो भोली के लिए लोग सोचते थे कि वो एक हार्मलेस है, उसे कितना भी दुख पहुंचा दो वो हार्मलेस है, उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। वो डम्ब है, बेवकूफ़ है, उसे बोलना बोलना कुछ नहीं आता। काव यानी कावर्ड है। तो तीनों ही वर्ड्स आपको बहुत ध्यान में रखने हैं मीन वाइल यू आर डिस्क्राइबिंग भोली। ओके, सो भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन ओल्ड वेमेन। और अब भोली खूब तेज चिल्लाती है उस बुढ़ी आंटी पे जो ये बातें कह रही थी कि ये क्या शेमलेस लड़की है, हमें तो लगता था ये हार्मलेस जमकाओ है। तो वो उस पे कहती है, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो अब यहाँ पे भोली ऐसे भड़कती है उस बुढ़ी आंटी पे, कहती है, हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही हैं। आप सब लोग ही यही सोचते थे कि मैं क्या हूँ, एक डम्ब ड्राइवन काऊ हूँ, यानी कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, बेवकूफ़ हूँ, कावर्ड हूँ, डरती हूँ। इसी वजह से आप मुझे सौंप देना चाहते थे। किसको सौंप देना चाहते थे? इस हार्टलेस क्रिएचर को सौंप देना चाहते थे। हार्टलेस क्रिएचर किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे? बिशंबर को। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में यही सोचते थे कि मैं एक डम्ब ड्राइवन काऊ हूँ। डम्ब यानी कि बेवकूफ, बोल नहीं सकता। डम्ब का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, हु कैन नॉट स्पीक। ड्राइवन काऊ, काऊ यानी कावर्ड के लिए, गाय के लिए, गीदड़ के लिए कहा जाता है। सो दैट्स वाई यू वॉन्टेड मी टू हैंड ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और आप चाहते थे कि मैं इस इंसान के साथ चली जाऊं। तो हार्टलेस क्रीचर यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है? बिशंबर को रेफर किया जा रहा है। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। एंड अगर आप और सुनना चाहो तो मैं और बोल सकती हूँ। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? December night, the grocer started to go back with his party. पार्टी यानी बारात। तो यहाँ पे आपको बारात के लिए एक इंग्लिश वर्ड मिल गया है, पार्टी। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि जो बिशंबर नाथ जो कि ग्रोसर है,
तो उसकी तो खूब बेइज्जती हो चुकी थी, तो उसने कहा चलो भई अब अपन तो अपनी बारात लेके लौट चलते हैं। तो वो तो गया अपनी बारात लेकर बिना ब्राइडल के, यानी बिना भोली के। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, अब जो सारे बैंड्समैन कौन होते हैं? जो ये बैंड बाजा बजाते हैं, राइट? तो ये जो बैंड बाजा बजाने वाले लोग होते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि शादी हुई, नहीं हुई। तो जो अम सेरेमनी होती है आफ्टर द मैरिज, द एंड ऑफ द सेरेमनी, जब मैरिज कंप्लीट हो जाती है और जब ब्राइडग्रूम और ब्राइडल साथ में जा रहे होते हैं, तो उस समय पर जो धुन बजाई जाती है गाने की, तो वो उस गाने को बजाने लग गए बैंड्समैन। सो बैंड्समैन को समझ नहीं आया, तो इस वजह से क्या होता है, दे स्टार्टेड प्लेइंग द सॉन्ग दैट इज यूजुअली प्लेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेरेमनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with weight of grief and shame. रामलाल stood to the ground, रामलाल जो है वो बैठ जाता है जमीन पर, उसका जो सर होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। तो उसका सर झुका हुआ है नीचे पर, क्यों झुका हुआ है? क्योंकि वो बहुत ग्रीफ में है, दुख में है, और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है, द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और यहाँ पे अब आपको ये पूरा सीन ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है उसमें मैरिज नहीं हो पाई, मतलब द सीन इज गोइंग ऑन कि मैरिज नहीं हो पाई है। तो अब जो सेक्रेड फायर थी वो बुझ जाने वाली है, दैट मीन्स वो खत्म हो गई है। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया है घर में। रामलाल टर्न टू भोली, अब रामलाल भोली के पास जाता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, अब तुम क्या करोगी? नो वन विल एवर मैरी यू, वॉट शैल वी डू विद यू, और हम क्या करेंगे तुम्हारा? एंड सुलेखा सेड, अब यहाँ पर भोली नहीं कहेंगे हम, अब हम उसे सुलेखा ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रीड कर रहे थे चैप्टर को, तो जब यहाँ पे वर्ड सुलेखा आया तो एक बार में तो कुछ समझ नहीं आया कि भोली की जगह सुलेखा क्यों आ गया है, नॉर्मल चीज़ लगी। लेकिन अब मैं आपको, जब बहुत बार हम पढ़ जाते हैं तो समझ में आ जाती हैं कुछ यूनिक चीज़ें। तो एक यूनिक चीज़ आपने अभी चाहे कितनी बार भी पढ़ा हो चैप्टर, आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ सुलेखा शब्द इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि अब भोली नहीं है वो, अब सुलेखा सुलेखा ही है, वो भोली नहीं है। सुलेखा said in a voice that was calm and steady. सुलेखा एक काम और स्टीडी यानी कंटिन्यूअस बात कहती है, काम बहुत शांति से, और स्टीडी स्टीडी यानी अटक अटक के नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी से अपनी बात कहती है। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इज़न्ट दैट राइट मैम? अब यहाँ पे उसकी मैम भी होती हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, अब जो टीचर है वो पूरा शो देख रही थी कॉर्नर पे खड़े होकर के, वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग, एंड दिस लाइन इज वेरी important. In her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. यहाँ पर भोली को या सुलेखा को मास्टरपीस बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि भोली की मैडम है, टीचर है। तो भोली की टीचर इस समय पर भोली को कुछ ऐसी नज़रों से देख रही थी कि मानो ऐसा लग रहा हो किसी आर्टिस्ट ने अपने मास्टरपीस को, यानी अपनी दी बेस्ट पेंटिंग को तैयार कर दिया हो, और उसे वो निहार रहा हो, उसे वो खुशी के साथ देख रहा हो। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि जब भोली ने ये कहा कि आज आज का जो दिन था भोली की मैरिज, तो चाहती तो भोली चुपचाप बैठी रहती, जो हो रहा है करती रहती, देखती रहती और चली जाती, उसकी मैरिज हो जाती। लेकिन भोली ने अपने साथ गलत नहीं होने दिया, ना अपने साथ, ना फैमिली के साथ, और फ्यूचर में और कितनी सारी
विलेज में रहने वाली गर्ल्स होंगी जिसके साथ बुरा होता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि भोली ने एक अच्छा स्टेप लिया था। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है किसी भी चाइल्ड को डेवलप होने के लिए। ऑल्दो भोली को वो प्यार या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या वो इमोशनल सिक्योरिटी अपने घर पे नहीं मिल सकी, लेकिन स्कूल में उसकी टीचर जो थी वो एक आर्टिस्ट थी जिन्होंने भोली को तैयार किया एज अ मास्टरपीस। सो दिस वाज द होल स्टोरी। और भोली आखिर में कहती है कि मैं, आप जब बूढ़े हो जाएंगे आपका ख्याल रखूंगी और उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन अगर किसी एक इंसान को मिलती है, सो एजुकेशन ऑलवेज फ्लोज इन अ चेन। एजुकेशन हमेशा एक चेन में बहती है, एक चेन में बहती चलती है, एक एक स्ट्रीम की फॉर्म में, एक नदी के फॉर्म में बहती जाती है, कंटिन्यूटी से बहती जाती है। अगर एक इंसान एजुकेशन को ले, गेन करे, तो वो कितने और सब लोगों को एजुकेशन दे सकता है। तो वो एक अनएंडिंग चेन बन सकती है। कितने सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन मिल सकती है अगर कोई एक इंसान एजुकेटेड हो और अवेयर हो। तो ये थी हमारी स्टोरी और इसके राइटर हैं के अब्बास। सो थैंक यू। एंड देयर here are few word meanings, although I have given you more than these words. Okay, मैंने आपको उनसे ज़्यादा वर्ड्स बता दिए हैं इस चैप्टर में विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विच हैव अ वेरी इन डेप्थ मीनिंग। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और कि ये चीज़ मैंने नहीं बताई है ना, नंबरदार एक नाम नहीं है बल्कि ये एक पोजीशन है, एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू। तो नंबरदार रामलाल जो है, रामलाल तो नाम है उसका, नंबरदार क्या है, जैसे अपन लिखते हैं ना डॉक्टर, तो वैसे ही रामलाल के आगे हमने नंबरदार लगा दिया था। क्या है ये, एक ऑफिशियल है, एक पोजीशन है हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस। और ये आपकी केवल यहाँ पे आपको जो वीडियोस मिलेंगे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे बल्कि सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो यू शुड हैव a good command in all the subjects, right? Thank you.